नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये क्लास रोज शाम को 5 बजे होती है और इसमें हम आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जीके और जीएस के इसमें क्वेश्चन होते हैं और विद डिटेल हम इसको पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। अब तक हमने इसकी 2 क्लास ले ली और आज ये हमारी तीसरी क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, और देखिए ध्यान से, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? बताइए, इनमें से कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है? आपका क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह माना जाता है? हड़प्पा, लोथल, रोपड़ या बनावली? क्या माना जाता है? हड़प्पा, लोथल, रोपड़ या फिर आपका बनावली? क्या है? बनावली। देखिए, हड़प्पा की बात करूं तो ये पाकिस्तान में है। क्या कहां पर है? पाक में। लोथल की बात करूं तो ये गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। और आपकी बनावली आपका कहां पर है? ये थोड़ा सा मैं मिस हो रहा है, उसमें बता दूंगा मैं आपको ध्यान से। ठीक है, तो अभी देखिए आप इसका आंसर देखिए आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लोथल हो जाएगा। अब हम लोथल के बारे में कुछ जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लोथल जो है वो गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद। कहां पर है लोथल? गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। कहां पर बसा हुआ है? भोगवा नदी के तट पर। नदी के बनावली जो है वो हरियाणा में है। हरियाणा। ठीक है, भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है क्या? लोथल। अब मैं आपको समझाने के लिए मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं और आपको अच्छे से समझा देता हूं। अब देखिए, इसकी डिटेल हम समझ लेते हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन कभी नहीं आता। अगर आप लोग सोचते हैं कि पेपर में आपके क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। सेम क्वेश्चन डिटेल जो है उससे आप लोग समझ जाओगे, तो वो कहीं से पूछे आप लोग बता दोगे। अब हम बात करते हैं लोथल की। लोथल क्या है? लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह था। यहां से मोहरे प्राप्त हुई थी। मोहरे भी यहां से मिली थी। अगर बात करूं, ये गुजरात में है। गुजरात में है। भोगवा नदी के तट पर है। कहां पर है? भोगवा नदी के तट पर। ठीक है, कहां पर है? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। यहीं से पकी हुई ईंटों का, यहां से पकी ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा पाया गया था। यहां से पकी हुई ईंटों का एक विशाल घेरा पाया गया था। विशाल घेरा पाया गया था। क्या मिला था? एक विशाल घेरा मिला था पकी हुई ईंटों का, जिसे A.R. राव के द्वारा क्या कहा गया था? इसे कहा गया था जहाजों की गोदी। क्या कहा गया था? जो ये पकी हुई ईंटों का जो ये एक विशाल घेरा मिला था, इसे A.R. राव के द्वारा, A.R. राव ने जहाजों की गोदी कहा था। क्या कहा था? जहाजों की गोदी। तो आपसे एग्जाम में वो यहां से पूछेगा क्वेश्चन, मैं लिख के देता हूं। जब इससे क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा जहाजों की गोदी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लोथल को। किसने कहा था? A.R. राव ने कहा था। ठीक है, ये पकी हुई ईंटों से बना एक विशाल घेरा था, जिसे जहाजों की गोदी कहने वाले कौन थे? A.R. राव। लोथल एक बंदरगाह है। हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है जो गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हुआ और पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका? लोथल। क्या है आपका पहला आंसर? ऑप्शन नंबर बी, लोथल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये सिंधु लिखा हुआ है, सिंध। ये सिंह नहीं लिखा हुआ, ये सिंध लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सिंध। इसे काट देता हूं और मैं यहां पर सिंध कर देता हूं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया। क्या है? काले रंग की चूड़िया। देखिए, सिंधु घाटी, ये सिंधु लिखा हुआ है, सिंह नहीं लिखा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, चट्टान कटौती की वस्तुकला के लिए, बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए या मिट्टी के पात्र के लिए? बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है आपका कालीबंगा? अगर मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन
नंबर डी क्या है, मिट्टी के पात्र के लिए, क्या है, मिट्टी के पात्र के लिए। अगर मैं बात करूं कालीबंगा, कालीबंगा का जो अर्थ है, अगर इसके अर्थ की बात करूं, अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, क्या है, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है, क्या है, काले रंग की चूड़ियां इसका अर्थ है। समझते हैं अच्छे से, इसके बारे में डिटेल को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पे इतना स्पेस नहीं होता कि मैं बताऊं, ठीक है। कालीबंगा, क्या है आपका कालीबंगा। दोस्तों ये अंक की बिंदी दिखाई नहीं देती कई बार, तो ठीक है, तो उसके लिए आप लोग समझ सकते हो, मैं लगा देता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए कालीबंगा, अगर कालीबंगा की बात करूं तो इसका जो अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियां, क्या है, काले रंग की चूड़ियां, क्या है, इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। अगर इसकी बात करूं तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में, कहां पर, हनुमानगढ़ जिले में यह मिला है, क्या है, यह राजस्थान के हनुमानगढ़ में। गढ़ में इसकी प्राप्ति हुई थी। मतलब जो ये शहर था, कालीबंगा जो स्थान था, ये कहां पर मिला था, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में मिला था। कहां पर, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। अगर इसकी खोज की बात करता हूं तो इसकी खोज करने वाले थे 1952 में, कौन, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, कौन थे, अमलानंद घोष इसकी खोज करने वाले थे। अगर उत्खनन की इसकी बात करता हूं, उत्खनन, उत्खनन हुआ था 1961 से लेकर 1969 तक, 1961 से 1971 तक। बी के थापर और बी लाल, क्या, बी के थापर प्लस बी लाल, बी के थापर और बी लाल के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। अब आप बोलोगे खोज अलग और उत्खनन अलग, हाँ, खोज करने वाले थे अमलानंद घोष। आपसे वो पेपर में यही पूछता और यहीं पे हम लोग बिचल जाते हैं, हम यहीं पे आंसर नहीं दे पाते। अमलानंद घोष ने खोज की थी। जैसे अगर मैं कहूं मैंने किसी चीज की खोज कर दी कि यहां पर कोई शहर है, लेकिन मैं खुदाई नहीं करवा पाया क्योंकि मैं उस चीज का ऑर्डर नहीं ले पाया, उस चीज में सक्षम खुद तो नहीं था, सरकार से ऑर्डर लेना चाहा, नहीं ले पाया, सरकार ने मुझे ऑर्डर नहीं दिया खुदाई करने का। लेकिन मैं ये साबित कर दिया कि यहाँ पे जो है, यहाँ पर एक शहर बसा हुआ है, लेकिन उसकी खुदाई हुई 1961 में जाकर, 61 से 69 तक इसकी खुदाई चली है। खुदाई करने वाले थे बी के थापर और बी लाल, इन दोनों ने इसकी खुदाई की थी। यहीं से विश्व का सर्वप्रथम जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला था। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको रब कर दिया, वो आपने लिख लिया होगा कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से ही विश्व का सर्वप्रथम जुता हुआ खेत मिला था, जुता हुआ खेत मिला था, खेत के साक्ष्य मिले थे। विश्व के पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। कहां से, कालीबंगा से। यहीं से मिट्टी की मोहरें मिली है जिन पर वृषभ और अन्य जानवरों के चित्र बने हुए थे। कालीबंगा से हमें क्या मिला है, आपकी मिट्टी की मोहरें मिली है। क्या मिली है, मिट्टी की मोहरें मिली है, मोहरें मिली है जिन पर क्या बना हुआ था। यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा कि जिन पर आपका वृषभ, क्या, वृषभ व अन्य पशु बने हुए हैं, अन्य पशु बने हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जो आपको बता रहा हूं कालीबंगा के बारे में, एग्जाम में पूछेगा तो वो यही से पूछ लेगा। देखिए, विश्व का पहला जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिली थी। यहां से मिट्टी की मोहरें मिली थी जिन पर क्या बना हुआ था, वृषभ और अन्य पशुओं के चित्र बने हुए थे। वृषभ मतलब बैल, ठीक है, वृषभ मतलब बैल। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये भी सिंधु है। सिंध अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी ताकत क्या थी। ये मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पे सिंह नहीं है, ये सिंध है। क्या है, सिंधु।
सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी, उन्होंने इतना विकास किया था, उसका कारण क्या था? क्या उसका कारण कृषि पर अधिक से अधिक निर्भरता थी, या कृषि का बहुत ज्यादा विकास होना था, या कृषि पर बहुत ज्यादा निर्भर होना था, या फिर व्यापार था, या चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन थे, या बढ़ाईगिरी थी? बताइए क्या था इसमें से, बताइए इसमें से क्या था। देखिए अगर बात करूं तो इसमें से व्यापार, सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो व्यापार पर निर्भर करती थी। सबसे ज्यादा उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो व्यापार पर आधारित थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि व्यापार के अलावा वो कुछ नहीं करते थे। उनकी जो अर्थव्यवस्था का मुख्य जो कारण था इतनी अच्छी होने का वो व्यापार था। लेकिन इसके अतिरिक्त कृषि प्लस पशुपालन, क्या पशुपालन का भी प्रभाव था, का भी विशेष प्रभाव था। ठीक है, क्या था? देखिए इन्होंने पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में की अर्थव्यवस्था की ताकत का विशेष कारण क्या था। तो विशेष कारण, सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण था व्यापार, क्योंकि उनकी व्यापार पर बहुत अधिक निर्भरता थी। लेकिन अगर बात करूं कि इसके अतिरिक्त क्या थे, तो कृषि और पशुपालन भी एक विशेष प्रभाव अपना अर्थव्यवस्था पर रखते थे। ठीक है ना, लेकिन सबसे अधिक कारण क्या था? सबसे अधिक कारण तो अपना व्यापार ही था। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? निम्नलिखित में कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता कहलाई? क्या सोना था, क्या तांबा था, या चांदी थी, या लोहा था? बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलती थी? देखिए हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन थी। क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, तो यहां पर सोने के भी औजार मिले थे, तांबे के भी मिले थे, चांदी के भी मिले थे। लेकिन अगर बात करूं यहां पर लोहे के औजार नहीं मिले थे। और लोहे का सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि आज तक कोई भी लोहे का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी यह सभ्यता? कांस्य युगीन। मैंने लिख दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहां से सोने के भी आभूषण, चांदी के भी साक्ष्य मिले, तांबे के भी साक्ष्य मिले, सोने के भी साक्ष्य मिले थे, अन्य धातुओं के भी साक्ष्य मिले थे, लेकिन लोहे के साक्ष्य यहां से प्राप्त नहीं हुए थे। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे या हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो सभी लोग क्या थे? वो सभी लोग आपके लोहे से अनभिज्ञ थे, अर्थात लोहे की को वो नहीं जानते थे। लोहे का जब तक खोज नहीं की गई थी, लोहे की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई थी। अगर मैं बात करता हूं भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था, लगभग आज से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। लिख लीजिए, लौह युग की शुरुआत, लौह युग की शुरुआत, लौह युग की शुरुआत भारत में उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है। उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है। आज से लगभग 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल कब था? 1000 ईस्वी पूर्व था उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में भारत में लोहे की शुरुआत मानी जाती है। उत्तर वैदिक काल तो बहुत बाद में आया था सिंधु घाटी सभ्यता से। इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि शुरुआत में जो इसके वो मिले थे, आपके जो भी इसके नगर मिले थे, स्थान मिले थे, वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र पर मिले थे। लेकिन बाद में इसके अलग अलग स्थान भी पाए गए, तो अलग अलग स्थान के नाम पर ही उनका नाम कर दिया। जैसे हड़प्पा में खोज सबसे पहले हुई थी 1921 में, किसके द्वारा? बताइए,
दयाराम साहनी के द्वारा। 1922 में हुई मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी के द्वारा। अगर बात करूं मैं कालीबंगा की, तो कालीबंगा की खोज करने वाले थे अमलानंद घोष 1952 में। 1961 से लेकर 1969 तक आपकी खुदाई हुई थी कालीबंगा की, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। जो इसकी खुदाई करने वाले थे बी के थापर प्लस बी लाल ने इसकी खुदाई की थी। हम बात कर रहे थे बाद में इनका नाम जैसे हड़प्पा में खुदाई हुई तो हड़प्पा के ऊपर ही उसका नाम रख दिया गया। समझ में आया आपको कि इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोवे से अनभिज्ञ थे, लोवे को नहीं जानते थे। पांचवें बात करते हैं, सिंधु पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेनापति का नाम बताइए। अब देखिए ये भी सिंह लिखा हुआ है, टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, थोड़ी दिक्कत है टाइपिंग की, इसलिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। सिंध लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सिंध लिखा हुआ है। क्या? सिंध। ठीक है, अंकी बिंदी में लगा देता हूं सिंध। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला पहला अरब सेनापति कौन था? अरब की बात हो रही है, अरब सेनापति या अरब मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? अल हिजाज, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन कासिम? बताइए कौन था? ये तो हो नहीं सकता, कुतुबुद्दीन ऐबक तो दिल्ली का पहला सुल्तान था। ये अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश में जाके हुआ था, ठीक है। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम, अगर हम बात करें कासिम की, जिसे आप कासिम के नाम से जानते हो, 1712 ईस्वी में भारत पर पहला अरब आक्रमण 1712 ईस्वी में कासिम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कासिम के द्वारा। आप लोग सोचोगे कि बार बार मैं कहाँ जाता हूँ, मुझे टाइम देखना होता है, क्योंकि टाइम बहुत हमारे पास बस कम टाइम होता है, नहीं तो बहुत मन करता है आपको और ज़्यादा पढ़ाने का। देखिए 1712 ईस्वी में भारत पर, थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको आपको एक यहाँ पे बताना चाहूँगा, ठीक है। मैं ये पेज इसलिए रखता हूँ ताकि मैं आपको डिटेल थोड़ा ज़्यादा बता सकूँ, ठीक है। अगर बात करूँ भारत पर पहला अरब मुस्लिम आक्रमण क्या था? अरब मुस्लिम आक्रमण या अरब का पहला आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण। भारत पर पहला अरब मुस्लिम आक्रमण 1712 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1712 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1712 ईस्वी में। किसके द्वारा? कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। किसके द्वारा हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। इस समय जो सिंध का जो राजा था वो कौन था? दाहिर था। कौन था? सिंध का राजा। अगर सिंध के राजा की बात करूं, सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा था दाहिर। कौन था? सिंध का राजा था दाहिर। 1700 अगर बात करूं, इस युद्ध को रावण का युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस युद्ध से? इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ जिस युद्ध को रावण का युद्ध कहा गया। युद्ध रावण का युद्ध। और जीता कौन? जाहिर सी बात है कौन जीता? कासिम। कासिम यहां से जीत जाता है, रावण के युद्ध को जीत जाता है और 1713 में मुल्तान को जीतता है। कासिम जो है उसके बाद नहीं रुकता और 1713 में मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना, मैं पूरा नाम नहीं ले रहा हूं, आप लिख लीजिए मोहम्मद बिन कासिम, 1713 में मुल्तान को जीतता है। किसको जीतता है? मुल्तान को। भाई 1712 में किसे जीता? 1712 में जीता सिंध को। राजा कौन था? दाहिर। और रावण का युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1713 में मुल्तान को जीत लेता है, ठीक है। भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी हमें चचनामा ग्रंथ से मिलती है। किस ग्रंथ से मिलती है? हमें चचनामा। अरब आक्रमण की जो जानकारी है चचनामा ग्रंथ से हमें प्राप्त होती है, ग्रंथ से मिलती है, जो अरबी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा है अरबी। क्या है? अरबी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। इस ग्रंथ में हमें भारत में पहले अरब आक्रमण की जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। 1715 ईस्वी में बगदाद के खलीफा सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी गई थी। क्या? 1715 में। देखिए 1712 में इसने क्या किया? 1712 में मैं लिख देता हूं दोबारा से, आपका रावण का युद्ध लड़ा, सिंध को जीता। रावण का युद्ध या सिंध को जीता। क्या किया? सिंध को जीता, ठीक है। 1713 ईस्वी में मुल्तान को जीता और 1715 ईस्वी में बगदाद के खलीफा के द्वारा, बगदाद के खलीफा
बगदाद के जो खलीफा थे कौन? सुलेमान। कौन थे? सुलेमान। सुलेमान के आदेश पर कासिम की हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई? कासिम की हत्या कर दी गई। ठीक है। बगदाद का जो खलीफा था सुलेमान, उसके आदेश पर 1715 में किसकी हत्या कर दी गई? आपकी कासिम की हत्या कर दी गई। भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला कौन था? बताइए। भारत पर प्रथम बार या प्रथम बार जजिया कर लगाने वाला, जजिया कर लगाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? कासिम। लेकिन इसने इस जजिया कर से बाहर रखा था बच्चों को, स्त्रियों को, आपका ब्राह्मण को और वृद्धों को, संत या साधु या संतों को इसने, या अपाइजों को। ठीक है, बच्चों को, अपाइजों को, साधु संतों को, ब्राह्मण को और किसको? आपका महिलाओं को जजिया कर से इसने मुक्त रखा था। ठीक है ना। तो आपकी समझ में आ गया कि 1715 में इसकी मृत्यु हो गई थी और 1712 में पहला अरब आक्रमण करने वाला था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। सुल्तान महमूद कहां का शासक था? बताइए। सुल्तान महमूद कहां का शासक था? कहां का था? पारस का, गजनी का, लाहौर का या अरब का? देखिए, पारस, गजनी, लाहौर या अरब। अगर मैं बहुत ज्यादा तेजी से आपको पढ़ाना चाहूं तो मैं डिटेल नहीं बता पाऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको डिटेल ना बताऊं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन से कुछ भी नहीं होगा और आधे घंटे में मैं जितने करा सकता हूं कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा कराने की, लेकिन फुल डिटेल के साथ मैं आपको कराता हूं। देखिए, पारस, गजनी, लाहौर या अरब। देखिए, ऑप्शन नंबर बी गजनी। क्या था? ऑप्शन नंबर बी गजनी। महमूद गजनी यामनी वंश के सरदार, गजनी के शासक सुबुतकून का पुत्र था। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। क्या किया था? महमूद गजनवी। जो ये था आपका महमूद गजनवी, सुल्तान महमूद गजनवी भी यहां पे होना चाहिए, गजनवी। महमूद गजनवी जो था ये कहां का शासक था? ये जो था गजनी, क्या का? गजनवी यामनी वंश के सरदार। इसका जो वंश था, महमूद गजनवी का जो वंश था वो कौन था? यामिनी वंश था। इसका वंश क्या था? यामिनी वंश का एक सरदार हुआ करता था सुबुतगीन। कौन था? सुबुतगीन इसका पिता था। किसका? महमूद गजनवी का जो पिता का नाम था वो था सुबुतगीन। कौन था? सुबुतगीन। ठीक है, कौन था? सुबुतगीन इसका पिता था। वंश था यामनी वंश और ये गजनवी का सुल्तान बना अपने पिता की मृत्यु के बाद। भारत पर 17 बार आक्रमण किया था इसने। कितनी बार? 17 बार। 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है ना। सोमनाथ का खजाना लूट लिया था इसने, है ना। तो इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। अब बात करते हैं महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। अभी बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? 17 बार। अभी तो मैंने बताया था आपको। तो ये क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है कि 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ के मंदिर पर पहला हमला और लूटपाट किसने की थी? मैंने अभी बताया था कि आपको किसने की थी। 1024 होना चाहिए मेरे ख्याल से, कि ये 1024 होना चाहिए। अब देखते हैं, मैं से चेक कर लूंगा कि महमूद गजनवी, चंगेज खान, मोहम्मद गोरी या नादिर शाह ने किसने की थी। अभी मैंने बताया था आपको कि 17 बार आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी था, जिसने सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया, जिसने सोमनाथ के मंदिर को भी नहीं छोड़ा था। सोमनाथ का मंदिर भी इसी ने लूट लिया था। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी। मैंने डिटेल अभी आपको बता दी है थोड़ी देर पहले। अब देखते हैं अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। बताइए। सब जानते हैं इसके बारे में कि अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में एक दुर्ग बनाया गया था। क्या? एक दुर्ग बनाया गया था। उस दुर्ग का नाम बताइए। फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विलियम या फोर्ट विक्टोरिया। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। आंसर दीजिए आप लोग
कमेंट करिए और आप लोग आंसर दीजिए। क्या था, सब जानते हैं इसके बारे में, फोर्ट विलियम। कौन थे? फोर्ट विलियम अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित पहला दुर्ग था भारत में। क्या था? पहला दुर्ग फोर्ट विलियम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था, बताइए। एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन या मेफ्लावर। बताइए कौन सा था? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए मुझे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड ड्रैगन। क्या था? रेड ड्रैगन भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं आपके एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसकी डिटेल कुछ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसकी डिटेल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसकी डिटेल देखते हैं, थोड़ा सा आप समझ जाओगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन होते हैं जिनसे क्वेश्चन एकदम अंदर से बनेगा। भारत आने वाला पहला जहाज कौन था? आपका रेड ड्रैगन था। कौन था? रेड ड्रैगन। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक जहाज 1608 ईस्वी में, देखिए, कैप्टन हॉकिंस नेतृत्व में हेक्टर नामक जहाज कब आया था? 1608 में। कब आया था आपका? 1608 में सूरत के बंदरगाह पर आया था। कहां पर आया था? 1608 में सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा। सूरत के बंदरगाह पर पहुंच जाता है। कौन सा जहाज? हेक्टर नामक जहाज कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में। हॉकिंस वह पहला अंग्रेज था जो भारत में समुद्री यात्रा करके पहुंचा था। समुद्री मार्ग से भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन विलियम्स हॉकिंस। कौन था? कैप्टन विलियम्स हॉकिंस, ठीक है ना। हेक्टर के काफिले में ही रेड ड्रैगन जहाज था। क्या था? जो भारत पहले पहुंचा था। लिख देता हूं मैं, कैप्टन विलियम हॉकिंस पहले अंग्रेज थे जो समुद्री मार्ग से, अंग्रेज की बात कर रहा हूं मैं, जो समुद्री मार्ग से भारत आए थे। क्या आए थे? भारत आए थे। अब आप कहोगे कि मैंने कहा है कि हेक्टर नामक जहाज सूरत में, कहां पर आया था? सूरत में सबसे पहले पहुंचा था, लेकिन आंसर तो रेड ड्रैगन था। बिल्कुल आंसर रेड ड्रैगन ही था, क्योंकि हेक्टर के काफिले में ही रेड ड्रैगन नामक जहाज था। क्या था? हेक्टर जो जहाज था उसी का एक काफिला था। हेक्टर के काफिले में रेड ड्रैगन जहाज था। कौन था भाई? हेक्टर का एक जहाजों का काफिला था बहुत बड़ा, उसके अंदर ही एक जहाज था। क्या नाम था उसका? रेड ड्रैगन, जो भारत पहुंचने वाला पहला जहाज बना था, ठीक है ना। अगर रेड ड्रैगन नहीं आता ऑप्शन में तो हेक्टर आता, ठीक है ना। अब हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? हमारे क्वेश्चन 10 हो गए हैं। विद डिटेल मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से विद डिटेल मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसका आंसर क्या था आपका? रेड ड्रैगन, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों बहुत कोशिश करता हूं, बहुत तेजी से पढ़ाता हूं, बहुत ज्यादा डिटेल के साथ आपको पढ़ाता हूं, तब मैं इतने क्वेश्चन करवा पाता हूं। आपके हाथ में है कि आप लोग सपोर्ट करो थोड़ा, तो मैं 1 घंटे तक आपकी क्लास ले सकूं, ये तो आप ही करोगे। तो मैं कहूंगा सुबह 6 बजे मैडम की क्लास होती है, सुबह 6 बजे करंट अफेयर की डेली क्लास होती है विद स्टैटिक जीके। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैडम उससे भी अच्छा पढ़ाती है स्टैटिक जीके, और आपको डिटेल के साथ पढ़ाती है। सुबह 9 बजे अपनी हिंदी की क्लास होती है, और आपका शाम को अपनी 5 बजे स्टैटिक जीके की क्लास होती है, ठीक है दोस्तों। तो रोजाना है, क्लास लेनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, फेसबुक का, आपको नीचे लिंक दिया गया है, जाइए और फॉलो करिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए फॉलो करके, वहां पर हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के लिए इतने रखेंगे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।